हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज़ है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है। तो पहले पार्ट में हम 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि वर्नलाइज़ेशन यानी कि वसंतीकरण के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, तो हमें बताना है इसमें से क्या वसंतीकरण में आता है। तो पहला, यह प्रकाश और अंधेरे की अवधि की सापेक्ष लंबाई के प्रति पौधों का विकासात्मक अनुक्रियाएं हैं। फिर सेकेंड, यह लंबे समय तक निम्न तापमान के संपर्क में आने से पुष्पों में पुष्पन की प्रक्रिया का प्रेरण है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंकुरण को प्रोत्साहित करने के लिए बीज को उच्च या निम्न तापमान के संपर्क में लाकर बीज की प्रसुप्ति अवस्था को समाप्त किया जाता है। यह बीज की विकासात्मक बनाए रखने के लिए बीज की कठोरता को कम करने के लिए भौतिक रूप से बीजावरण की क्षति पहुंचाने की तकनीक है। देखिए, ये जो वर्नलाइजेशन है, क्या होता है कि बहुत समय तक जब ठंड का टाइम होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से जो फ्लावरिंग है वो नहीं आ पाती है। फ्लावरिंग कब होती है? जब टेम्परेचर लो होता है। ये कुछ रीजन की बात हो रही है, जैसे कि जो बर्फीले जो है हायर लैटिट्यूड्स पे अगर देखा जाए, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ठंड में पूरे टाइम पे ना उसपे फ्लावरिंग होंगी, ना ही पत्तियाँ आएँगी। तो वो कब आती हैं? जब टेम्परेचर जो है उस रीजन का कम होता है, ठीक है? तो ये वर्नलाइज़ेशन इसको कहते हैं, तो इसका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। इट्स अ इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोज़र टू द प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड टेम्परेचर। तो इसका आंसर बी हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, जो कि मिलेट पे बेस्ड है। तो मिलेट यानी कि मोटे अनाज। तो इसकी कुछ विशेषताएँ दी हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन-सी विशेषताएँ हैं, कौन-सी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं। सेकंड, मोटे अनाज अम्लता यानी कि एसिडिटी रोधी खाद्यान्न होते हैं। थर्ड, मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होता है। ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। देखिए, ये आपको पता है, ये जो गवर्नमेंट है हमारी, कितनी ज़्यादा इस पे अभी मिलेट को उगाने पे जोर दिया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, और क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है तो मिलेट जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सहयोगी है। अगर बाकी क्रॉप की कंपैरिज़न इसको किया जाए, तो ये है ड्रॉट टॉलरेंट होती है कि अगर बहुत ही ज़्यादा सूखा हो गया, तो उसमें भी ये उगाई जा सकती है, ठीक है? अगर इसको बाकी नॉर्मल अनाजों से, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उससे कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें एसिडिटी रोधी रोधी खाद्यान्न होते हैं, यानी कि नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड। तो ये फूड जो है, आप जानते हैं कि एक तो ग्लूटेन फ्री भी होता है। जिन लोगों को, आपको पता हो, आप में से कुछ लोग अगर डाइटिंग करते होंगे, तो ये होता है कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना है, जो कि अ, अच्छे से बॉडी को, जो अगर आप क्या कहते हैं, डाइटिंग करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ग्लूटेन फ्री चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। तो ये जो है, इसमें भी कारगर रहता है। तो आपको पता है, इससे हेल्थ इंडिकेटर इंडिया के अच्छे होंगे यदि लोग अपनी नॉर्मल जो फूडिंग हैबिट्स हैं, उसके अंतर्गत मिलेट्स को अगर इंक्लूड करते हैं। तो ये इसके जो 3 स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। और यदि फेमस मिलेट क्रॉप की बात करें, तो मेजर मिलेट्स होते हैं, माइनर मिलेट्स होते हैं। मतलब मेजर मिलेट जो होंगे, उसमें आ गया ज्वार यानी कि शोरगम, बाजरा, रागी, ठीक है? और वही माइनर होते हैं, जिनके छोटे-छोटे दाने होते हैं, वो होते हैं अ, ऐसे कोडो हो गया, फॉक्सटेल हो गया मिलेट, पोरोसो हो गया, तो ये सब आ गए माइनर मिलेट में। तो ये हाइली न्यूट्रिएंट होते हैं, एंटी एसिडिटी फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है? और इनका मेन चीज़ आपको याद रखना है, जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो काफ़ी लो होता है। तो इसकी वजह से जो ब्लड शुगर है, वो कंट्रोल रहता है, ठीक है? तो ये जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप मिलेट का आटा जो है यूज़ करिए अपनी फूडिंग में।
तो बहुत सारी बातें हो गई मिलेट की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बोल रहा है पौधों के पर्णहरित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्लोरोफिल, आप जानते हैं बचपन से आपने देखा होगा चारों तरफ जो हरा हरा है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो पहला हो गया, ये इसका स्टेटमेंट है, यह शर्करा के अणुओं को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। दूसरा, इसके कारण पौधों का रंग हरा होता है क्योंकि यह हरे प्रकाश को अवशोषित करते हैं। पौधे के पर्णहरित के निर्माण हेतु मैग्नीशियम आवश्यक होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा नॉलेज बेस्ड है, नहीं, ये आपको साइंस की नॉलेज है, अगर फिजिक्स बेस्ड है। ठीक है, फिजिक्स बेस्ड क्यों है, आप इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा होगा एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, एनवायरनमेंट का नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि जो हरा रंग होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। यदि आपको पता ही होगा कि कोई भी चीजें हमको जिस कलर की दिखती हैं, कोई भी चीज होगी, जैसे आपको यहाँ पे ये मैंने जो पेंसिल से अभी कर रही हूँ, तो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस वाले जो ये रीजन जो रेड है, इस रीजन ने जितने भी कलर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो आसपास हमारे पाए जाते हैं, जितने भी कलर होते हैं, सबको अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंतर्गत, लेकिन रेड को जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे व्हाइट हो गया, तो इसने रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो इसलिए हमको रेड दिख रहा है। और यही जो सही है लिखा है, तो ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब करके ब्लैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। और बाकी हम ऐसे पेजेस ऐसे नॉर्मली देखे तो ये सब अंदर तो ये कलर टेबल अब दिख रहा होगा। तो सिंपल सी बात होती है, हमको वही कलर दिखता है जो उस पदार्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो जब यहाँ पे इसने बोला कि अवशोषित कर लिया, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप अक्सर देखेंगे उसमें उनको किसी एक क्वेश्चन की मेन आवश्यकता होती है कि पर्टिकुलर चीज पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक आपको क्राइटेरिया बतानी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको नहीं फर्क पड़ता है, कुछ ऐसी आलतू फालतू चीजें बाकी दोनों स्टेटमेंट में दे देंगे, उनसे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन एक पर्टिकुलर होगा ऐसा पॉइंट कि यदि ये आपको पता है सही या गलत है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ, आपको दूसरा अगर पता होता सही गलत है, तो इस क्वेश्चन का मकसद ही यही था कि आपको ये पता है ये कॉन्सेप्ट कि नहीं, तो आपको आंसर मिल गया। बाकी आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको एक अवेयरनेस के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह हिमालय की तलहटी के दुआर क्षेत्र में स्थित है। यह घास भूमियों और जंगलों वाला एक माध्यम आकार का संरक्षित क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से भारतीय गेंडों की अपनी आबादी के लिए जाना जाता है। इससे होकर बहने वाली प्रमुख नदियां जलढाका नदी है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजन क्षेत्र है। ठीक है, मतलब कि ये एक सिग्निफिकेंट वाटरशेड रीजन है, कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो ये किसकी बात कर रहा है? गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आप एक बार आपको यदि पता होता है, जो गोरुमारा नेशनल पार्क है, ये नॉर्थ पार्ट में वेस्ट बंगाल के सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये मेनली यही जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में सही है। तो ये बस रटने टाइप वाला क्वेश्चन, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोरुमारा। तो ये फिर दूसरा हो गया जल्दापारा, और ये बक्सा टाइगर रिजर्व। अब बक्सा टाइगर रिजर्व बताइए, जब टाइगर सेंसस आया था तो उस वक्त ये बड़ा फेमस था। तो क्यों फेमस था, यदि आपको पता है तो बताइए। और फिर ये सारे जो हैं ये वेस्ट बंगाल के ही हैं, टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है व्यापक विलोपन का विचार कीजिए। व्यापक विलोपन यानी कि मास एक्सटेंशन। आपको पता है हमारी हिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया है जहाँ पर जो है
जैसे अभी भी देख रहे होंगे बहुत ही हाई लेवल पे जो अलग-अलग डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की वो विलुप्त हो रही है। तो उसका कारण कहा जा रहा है इस बार का जो एक्सटिंक्शन है वो एंथ्रोपोजेनिक है। इंसानों की वजह से किया जा रहा है, ठीक? लेकिन इससे पहले जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुए हैं। नेचुरल कॉज़ जैसे कि ऐसा हो गया कि जो अर्थक्वेक आया है बहुत ज़्यादा रीजन में अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनिज़्म बढ़ गया है। तो पूरा एनवायरनमेंट वोल्केनिज़्म होगा तो आपको पता है बहुत सारी गैसेज़ जो होंगी वो एनवायरनमेंट में जाएँगी। तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी जो लोग समझ रहे हैं जो अभी भी हो रहा है एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, तो बाकी भी जो स्पीशीज़ रह रही हैं वहाँ पे वो विलुप्त हो जाएँगी। तो ऐसे बहुत से एजेस रहे हैं कि जब ऐसा हुआ है। तो इसका जो इसमें हमको सीक्वेंस बताना है, कौन-सा कब हुआ है, कौन-सा मतलब सीक्वेंस इसका क्या है? तो ये रटने टाइप वाला क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जैसे ये नॉर्थ डिवोनियन अगर पीरियड की बात करें, तो ये 383 से 359 के अराउंड ये मिलियन ईयर अगो ठीक है? ये मिलियन ईयर में बात हुई है, जितने भी एक्सटेंशन हुए हैं, वो सब मिलियन ईयर में हुए हैं। फिर परमियान टिरासिक ठीक है, ये जो है ये जब जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी आपने, वाला एज जो था आने वाला था उससे जस्ट पहले का ही एज है। तो ये करीब 250 मिलियन ईयर एगो की बात है। फिर इसके बाद आया है ये जस्ट इसके बाद आया है ट्रायासिक और जुरासिक, ठीक है? ये कब आया है? इसके 50 साल बाद 201 मिलियन ईयर एगो। तो इससे आपको इसका जो आंसर है मिल जाएगा। इसका आंसर है ए 3, 4, 1, 2 ओके? चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो 2 वाटर बॉडीज़ के बारे में बात कर रहा है ए और बी, तो ये समान आकार एवं आकृति के हैं। हालाँकि झील ए राजस्थान के गर्म क्षेत्र में स्थित है, जबकि झील बी ठंडे हिमालय क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर है। तो हमें बताना है इसकी डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन के संदर्भ में स्टेटमेंट है। देखिए, आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पता होगा, ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बताइए और डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है कि किसी भी वाटर बॉडी में या फिर एनवायरनमेंट में भी आप कह सकते हो कितनी ऑक्सीजन का परसेंटेज वहाँ पे अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू अदर जो भी सब्सटेंस है मतलब पानी में जितनी जो ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा कितनी है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बाकी इसके, तो ये होती है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। और वही अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाए वो क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसी भी जो है वाटर बॉडी या कोई भी बॉडी है जिसमें है मतलब कितनी अवेलेबल है जो कि उसमें पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं आपको पता है जो किसी भी वाटर बॉडी के अंतर्गत जो भी क्या कहते हैं सारी जो ऑक्सीजन का और जैसे अब आपस के आस-पास के एनवायरनमेंट में देखेंगे तो उसमें इंसान जो हम लोग होते हैं, हम लोग और प्लांट है, एक-दूसरे से वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कंज़्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ऐसे चलता है। ऐसे ही वाटर बॉडी में क्या होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो गए, उनका काम होता है कि ब्रेक डाउन करना है किसको? ऑक्सीजन को और जो भी जैसे डिज़ॉल्व्ड उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या करते हैं, उसको तोड़ के जो है क मतलब उसको डिज़ॉल्व करते हैं क्योंकि अब जान रहे हैं जो भारी-भारी चीज़ें उसमें होंगी ऐसी कॉम्प्लेक्स केमिकल होगा, तो उसको ब्रेक डाउन करने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का ही हाथ होता है और वो उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। ठीक है? तो वो कितनी मात्रा लगेगी ऑक्सीजन की उन सारे सब्सटेंस को डिकम्पोज़ करने में वो हो गई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन आपको पता है ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जितना ज़्यादा पानी गंदा होगा, ठीक है? उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को ऑक्सीजन कंज़्यूम करना पड़ेगा। ठीक है? उतनी ज़्यादा उस पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ेगी। तो ये इस तरह से प्रोपोर्शन होती है। आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
तो इसका जो पहला बोला है इस देखिए अब इस वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि ये जो एक झील है वो कहाँ है, राजस्थान गर्म इलाके में, और दूसरी जो झील है वो हिमालय पे है, तो काफ़ी ऊँचाई पे है। और आपको पता है कि जब भी किसी गर्म प्रदेश की बात किया जाए, तो वहाँ पर अ, जो गर्म पानी में अगर ठंडे पानी से कंपेयर किया तो गर्म पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू ठंडे पानी में। क्योंकि ठंडे पानी के पास ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को होल्ड करने की। ठीक? तो आपको लग रहा होगा इसमें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हिमालय की ऊँचाई पे, और यदि हम ऊँचाई से कंपेयर करें, तो ऊँचाई पे हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर जो झील होगी, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं दिया हुआ है कि ये ऊँचाई में इसकी जो कमी है तो और एक गर्म और ठंड की वज़ह से इसमें कमी होगी। तो आप एक दूसरे का जो क्या कहते हैं कंपैरिज़न नहीं कर सकते यहाँ पे। वही बोलता कि राजस्थान जैसे सेम सी लेवल पे यदि है ये ठंडा और गर्म, तब तो आंसर बी हो जाता सिंपली। लेकिन अब यहाँ पे इसने ऊँचाई भी ऐड कर दिया, तो इसको फाइंड आउट करना काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल है ऐसे ही बिना डेटा के। अब हम लोग टेक्निकैलिटी में नहीं जाएँगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डेड ज़ोन ऑकरेंस। ठीक है, डेड ज़ोन क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताई, उससे ऐसा अगर डेड ज़ोन देखें जिसमें ऑक्सीजन की बात होती है और डेड ज़ोन में क्या होता है ऑक्सीजन 0 हो गई, हाइपॉक्सिया हो गया है, इसे सिचुएशन कहते हैं हाइपॉक्सिया। तो जब भी किसी भी रीजन में यदि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है, चाहे वो ओशन हो, चाहे लेक हो, तो वो डेड ज़ोन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी यूट्रोफिकेशन, ठीक है? सुपोषण, ये क्या होती है कि इसका भी मेन वही चीज़ होती है यूट्रोफिकेशन में कि मान लीजिए जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर का पानी है, किसी झील में चला गया, तो न्यूट्रिएंट उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। वो न्यूट्रिएंट जब झील में जाएँगे, तो झील में आप जानते हैं कि पेड़ होते हैं उनके, जो पानी में उगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। वो न्यूट्रिएंट कंज़्यूम करके अपना ढेर सारा क्या बना लेंगे, खाना बना लेंगे और खूब ज़्यादा फैल जाएँगे। वहीं वहाँ पे जो भी जो क्या कहते हैं मछलियाँ हो गई, बाकी सब चीज़ें हो गई पानी के अंतर्गत। तो सारी जब ऑक्सीजन वो पेड़ ले लेंगे अपना फूड क्रिएट करने में, फिर उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से उस रीजन में जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी, जो भी पानी होगा, और फिर वो डेड ज़ोन क्रिएट हो जाएगा उसमें। ठीक है? जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा उस रीजन में, तो उसे वो पर्टिकुलर रीजन जो है डेड हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग है उनको काम चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये हो गया यूट्रोफिकेशन, साथ ही जो सेकंड बोला है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर कॉलम। ये भी एक तरह से जो है डेड ज़ोन क्रिएट करने में कारगर होता है यदि अलग-अलग सैलिनिटी के मतलब कि कहीं पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे कम है। इस तरह का रीजन अगर एक साथ आता है तो वहाँ पर भी डेड ज़ोन क्रिएट हो सकता है। फिर वही अपवेलिंग आप जानते हैं कि ओशन में होता है कि आप नीचे से ऐसे पानी ऊपर की साइड गया है तो क्या होता है नीचे से ढेर सारे न्यूट्रिएंट ऊपर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर भी हाई न्यूट्रिएंट वाला सीन हो गया तो फिर से हाइपॉक्सिया की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से कुछ बातें कही हैं जो कि हमें बतानी है ये किसके बारे में बोल रहा है। या एक बृहद किंतु संकुचित हो रही ताजे जल की झील है तथा संबद्ध दलदल भूमि की विभिन्न जलधाराओं द्वारा आपूर्ति होती है। मृदा से आच्छादित खरपतवार की मोटी तैरती परत फुमडी इसकी एक अभिलक्षण विशेषता है। स्थानीय लोग द्वारा व्यापक पैमाने पर झील की सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए जल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही यह पक्षियों विशेष रूप से बत्तखों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम क्षेत्र है। इसे 1993 में वर्ल्ड ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था 1993 में। तो आपको यहाँ पे जैसे फुमडी आया था ना, आपको बस समझ जाना चाहिए। फुमडी हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोकटक लेक में मिलती है। ठीक। अब यदि लोकटक लेक की बात करें, अ, लोकटक लेक, और फिर आप जानते हैं ये जो लोकटक लेक है, तो कुछ डेटा है यहाँ पे।
मणिपुर में सिचुएटेड है, ठीक है? और इसी के पास केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है? और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक क्रिएचर रहता है जिसका नाम है संगई सांगाई, ठीक है? शंघाई चाइना वाला नहीं, ये संगाई। ये इंडेंजर्ड है स्पीसीज और इसका नाम है संगाई और इसको क्या कहते हैं, ये मणिपुर में पाया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से रिलेटेड है और इसमें जो है ये फुमडीज पाई जाते हैं जिन्हें फ्लोटिंग इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं केबुल लामजाओ को। किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से कि जो तैरता हुआ। आप अगर गूगल पे एक बार पिक्चर उसकी देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पानी में बड़े-बड़े पत्तों की तरह ऐसे जो है तैरता हुआ पूरा ढेर सारे प्लांट्स हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल आर्द्र भूमि दावानल के कारण सुर्खियों में रही है। तो यह अवस्थित है, लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये पंटानाल वेटलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ये कहीं नहीं हमारे साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है, ठीक है? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, तो ये बात कर रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन द स्टेट ऑफ होमियोस्टैटिस स्टैसिस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग वे। देखिए होमियोस्टैसिस यानी कि सम स्थापन। तो ये देखिए क्या होता है, कोई भी हमारी हम जानते हैं, आप अगर नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे, ठंड आती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो हम ठंडे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कॉटन हो गया। तो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, हम लोग अपने आप तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग की बात हो गई, इंसानों की। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि वो तो अपना उनके पास तो कोई जो है शॉप है नहीं कि जाके वो कपड़े खरीद लें या कुछ कर लें, ऐसा कुछ कि आग जला के बैठ जाएँ, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, ऐसी-ऐसी टेक्नीक बॉडी में डेवलप करते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे ठंड में आपके घर में छिपकलियाँ नहीं दिखती होंगी, ठीक? वैसे वो पूरे साल दिखेंगी आपको, ठीक है? कभी आपके बिस्तर के नीचे, कभी आपके छत के ऊपर, इधर-उधर। तो ये एक वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं कि जाके कहीं पे अपना जो शरीर का जो वर्किंग है उसको थोड़ा स्लो डाउन करके, ताकि उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और इस तरह से वो उनका शरीर जो है काम करता है। तो ये हो गया होमियोस्टैट की जो सिचुएशन होती है, अपना जो इंटरनल केमिकल और फिजिकल कंडीशन है उसको स्टेबल कर लिया जाता है लिविंग बीइंग्स के द्वारा, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज में। ओके? तो इसका जो पहला बोला है प्रवास, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है जैसे बहुत सारे पक्षी आते हैं अलग-अलग सीज़न में। कुछ ठंड में आते हैं, कुछ गर्मी में आते हैं। वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा हो गया रेगुलेट, मैंने आपको बताया अपने बॉडी का जो वर्किंग है उसको थोड़ा रेगुलेट कर लें। फिर सनरूपर अपने आप को थोड़ा चेंज करके निलंबन सस्पेंड करना कि मान लीजिए आप अपना जो टोटल मतलब जैसे आपने ये ज़्यादातर ना फंजाई, बैक्टीरिया इन सब चीज़ों में होता है कि अपने आप को एकदम से उन्होंने जो अपना सब वर्किंग अपने आप को एक तरह से बंद कर लिया, हाइबरनेट कर लिया। अब वो जब पर्टिकुलर उनको फलने-फूलने का समय आएगा, तो वो उस वक़्त अपने आप को फिर से जो है वो क्या कहते हैं अपने आप को वो करेंगे, वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे बॉडीली वर्किंग, ठीक है? और इसको आप जैसे देख सकते हैं बियर्स में हो गया, बियर जो भालू होते हैं, वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए, इसका आंसर हो गया डी 1, 2, 3, 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग ऑन ओशन, इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं? महासागरों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला इसका बोलना है कि दक्षिण गोलार्ध के महासागर उत्तर गोलार्ध के महासागरों की तुलना में अधिक गर्म हो गए हैं। दूसरा, महासागरों के ताजे क्षेत्र अधिक ताजा और लवणीय क्षेत्र अधिक लवणीय बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ हुई है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें ज़्यादातर ओशन ही आपको दिखेगा, तो वहाँ का जो ओशन है, अब पहले से वार्म हो गया है अगर उसको कंपेयर किया जाए, ठीक? और साथ ही साथ ये दूसरा वाला भी स्ट्रेन, तो इसके आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र भूमि के रूप में निर्देशित करने का मानदंड नहीं है? ठीक है, तो कौन-सा क्राइटेरिया है जो कि वेटलैंड जो है डेज़िग्नेट नहीं करता है रामसर के अंतर्गत? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि या किसी अ, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटी के समर्थन प्रदान करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी अगर स्पीशीज़ इन कैटेगरीज़ में आ गया तो उसको तो उस हिसाब से उसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत डाला जा सकता है वेटलैंड को। दूसरा बोला इफ इट रेगुलरली सपोर्ट 1000 मोर वाटर बर्ड, मतलब कि 1000 के अराउंड ये अगर वाटर बर्ड को अ, वाटर फोल कहते हैं, जो भी जैसे हो गया बत्तख हो गई, गीज़ हो गए, बहुत सारे जो बर्ड्स हो गए, तो ये 1000 बोल रहा है उससे ज़्यादा, तो ये गलत हो गया। 1000 नहीं, ये है वैल्यू 20,000, ठीक है? तो 20,000 या उससे ज़्यादा यदि वाटर बर्ड वहाँ पे रहती हैं, तो उस रीजन को वेटलैंड किया जाएगा। तो ये आंसर हमारा गलत, तो यही हमारा आंसर हो गया। और वही चौथा ये देख लें, ये बोला है इट सपोर्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर डी हो गया, अगर ये 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज, सब स्पीशीज और वेटलैंड डिपेंड्स नॉन एवियन, ठीक? तो ये बिल्कुल सही बात है। 1% के अराउंड अगर किसी इंडिविजुअल स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करती है, कोई भी वेटलैंड, तो उसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत डाला जा सकता है, ठीक है? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप ये बताइए रामसर सिचुएटेड कहाँ है? हाँ जी, रामसर आपको बताना है कहाँ पर सिचुएटेड है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो ये पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कुछ मसाले हैं और वो पौधे के किस भाग में आते हैं? तो पहला केसर, केसर आप जानते हैं जो क्या होता है, फ्लावर होता है पर्पल कलर का, उसका जो स्टिग्मा होता है, ठीक है? तो वो होता है केसर। तो ये बोल रहा है बीज। तो पहला आप देखेंगे गलत हो गया, पहला गलत होते ही आपको आगे देखना भी नहीं है। और हल्दी हो गया प्रकंद यानी कि राइज़ोम, फिर उसके बाद दालचीनी छाल, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है भारत में बाघों, सह शिकारियों एवं शिकार की स्थिति रिपोर्ट 2018, यानी कि स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट 2018, तो इसमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व है उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है? तो देखिए, एक होता है टाइगर डेंसिटी, अब ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे डेंसिटी आ गया और जहाँ पे आ गया पॉपुलेशन, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पॉपुलेशन क्या होगा कि उस पर्टिकुलर उसमें जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, संख्या उनकी पर्टिकुलर किसकी, टाइगर्स की, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए हो गया तो 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और वही डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो ये एक 7 रीजन, इतना ही एरिया का हमने ये ले लिया, सेम एरिया है, और इसमें अगर टाइगर की वो देखें संख्या तो ये करीब 20 है, ठीक? ये हो सकता है, तो ये जो रीजन हो गया इसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें उतने ही एरिया में काफ़ी ज़्यादा टाइगर है उसके कंपैरिजन में, और वहाँ उतने एरिया में कितने हैं, 7 हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है कि ये जो है काफ़ी बड़ा, ये इसका ये मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो दूसरा हो गया 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 20 किलोमीटर स्क्वायर है, इसमें मान लीजिए इसमें 20 थे, इसमें हो गए 30 हो गए। तो इसकी संख्या ज़्यादा लेकिन इसका एरिया भी तो ज़्यादा है। तो डेंसिटी जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गया और उसका एरिया से अगर देखा जाए तो आपको एरिया के हिसाब से किसी भी आपको डेंसिटी में समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। तो
इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर डेंसिटी देखें तो सबसे पहले ज़्यादा कॉर्बेट की है, फिर उसके बाद काजीरंगा की है, फिर उसके बाद नागरहोल की है, फिर आगे बहुत सारे हैं, तो बाकी सारे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एज के बारे में बात कर रहा है। एज क्या हो गया? इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एज में पहला स्टेटमेंट बोला है ये ऐसी संकटापन्न प्रजातियां हैं जिनके निकटतम संबंधी की संख्या अत्यल्प या शून्य है। हाँ जी, मतलब क्लोज रिलेटिव इनके बहुत ही कम है। और सेकंड हो गया एशियाई हाथी और लाल पांडा यानी कि रेड पांडा जो है एज प्रजाति में वर्गीकृत है। तो बिल्कुल सही बात, पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल सही है। ये जो एज है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस स्पीसीज को कैटेगराइज किया गया है जो कि थ्रेटेंड है, जिनका या तो क्लोज रिलेटिव नहीं है या फिर बहुत कम संख्या है, और ये काफ़ी डिफरेंट है यदि बाकी जो लिविंग बींग्स हैं उनसे अगर इनको कंपेयर किया जाए, और इनके एक्सटेंट होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो इन सबको आप एज पॉपुलेशन में डाल सकते हो। ठीक, अभी करीब 100 के अराउंड मैमल्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें एशियन एलिफेंट हो गया, रेड पैंडा हो गया, अपनी गैंजेटिक डॉल्फिन हो गई, डुंगॉन हो गया, ठीक है, जिसको वाटर काऊ कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आ गई एज में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। देखिए इसका आंसर दोनों सही है। इसका जो है ना, आप अगर आंसर की देखेंगे तो उसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया 1, 2। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मरीन हीट वेव से पे बेस्ड है। तो महासागर में उत्पन्न होने वाली हीट वेव्स को समुद्र गर्म लहर के रूप में जाना जाता है। समुद्री गर्म लहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने और क्रमागत रूप से कम 5 दिनों तक अपेक्षित मौसमी तापमान के ऊपर रहने पर उत्पन्न होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गर्म लहरें ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा, गर्म लहरें गर्म महासागरीय धाराओं के प्रबल हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुंगोंग एक मैमल है। ये कहाँ होता है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें बताने कौन से सही है कौन से गलत। तो पहला बोला यह एक पूर्णतः समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है, यानी कि ये एक हर्बीवोरस मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मरीन है, यानी कि पानी में रहता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, डुंगोंग जो है ये पानी में ही रहता है। और सेकेंड, यह स्तनधारी हिंद महासागर के केवल उष्णकटिबंधीय तटीय जल में पाया जाता है। अब देखिए केवल है तो थोड़े यहाँ पे डाउट है, तो ये बात कर रहा है केवल इंडियन ओशन में, तो देखिए इंडियन ओशन में नहीं पाया जाता है ये। बहुत सारे जैसे इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, रेड सी हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अराउंड का भी जो रीजन है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको मेनली हम लोग सी काऊ के नाम से जानते हैं। ये दिखता थोड़ा काऊ की तरह है, सी काऊ इसको बोला जाता है। तो इसका जो आंसर यदि दूसरा देखेंगे तो दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो पहला तो सही था ही, तो इसका आंसर हमें बी मिल जाएगा। और इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक, तो और इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 की बात करते हैं। ओके, इसका आंसर हो गया बी, 1 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है महासागरीय निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। तो ये बोला है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो है बहुधात्विक पिंडिकाएं ज्वालामुखी धूल के संचय हैं, नहीं। सेकेंड, महासागर बेसिन में लाल मृत्तिका यानी कि रेड क्ले समुद्री जल के खनिज के अवक्षेपण का परिणाम है, नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोल रहा है कि इनमें से कौन से शीत जलवायवीय क्षेत्र में जंतुओं स्तनधारियों द्वारा अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि रेफरेंस टू अडेप्टेशन बाय एनिमल एंड मैमल इन द कोल्डर क्लाइमेट रीजन। तो पहला स्टेटमेंट इसका, ध्रुवीय समुद्र के जलीय जंतुओं में शरीर की ऊष्मा हानि को कम करने के लिए उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। हाँ जी, आप देखेंगे जो पोलर रीजन में, जो जहाँ पे बहुत ठंड होती है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में ऐसा वैसा नहीं, -50 डिग्री सेल्सियस, -25, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे ये -50 चल गया, यहाँ पे हमारे वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस में ही हालत लोगों की खराब होने लगती है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर। तो यहाँ के जो एनिमल हैं, तो उनकी जो स्किन होती है, आप यदि पोलर बियर को देखें, आप पेंगुइन को देखेंगे, ठीक है, अगर एम्परर पेंगुइन या बाकी भी देखें, तो वो उनकी जो बॉडी होती है, उसकी ऊपर की जो लेयर होती है, वो काफ़ी मोटी होती है और वसा की लेयर होती है, ठीक है, फैट होता है। तो उनको इस वजह से जो हीट लॉस है काफ़ी कम होती है उनकी बॉडी की। तो इसका पहला आंसर पहला तो सही है। फिर सेकंड बोला है शीत जलवायु में स्तनधारियों की पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन का अनुपात सामान्यतः कम होता है। हाँ जी, ये भी एक तरीका है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी ये जो पाए जाते हैं पेंगुइन, आप मेनली जब भी पोलर वाली चीज़ है तो आप पेंगुइन को कंपेयर करिएगा, तो उसकी बॉडी देखिए जैसे गोल टाइप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। तो सर्कुलर शेप में है, कोई भी चीज़ सर्कुलर होती है तो सबसे कम उसका सरफेस एरिया वो कवर करती है, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो जितना आपका पता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो हीट लॉस होगी, और कम सरफेस एरिया होगा कम हीट लॉस होगा। इसी का यही कारण है कि जो डॉग्स होते हैं हमारे, आप देखें ठंड में ऐसे घूम के सोते हैं, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी जो है बाहर के कंपैरिजन में कम आए इन्वायरमेंट के, और उनका हीट लॉस लो हो। तो ये हुआ, आपको आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कि अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। तो मैं आपको बस एक ये फिगर दिखाती हूँ, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर रीजन में ही कौन सी प्लांट्स कितने पाए जाते हैं, कितना अलग अलग, तो वो हो गई अल्फा डाइवर्सिटी। और वही बीटा डाइवर्सिटी हो गई कि दो अलग अलग कम्युनिटी हैं, अगर उनको देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हो गई बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी हो गया किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ के प्लेन से लेके और पूरा जो पहाड़ी इलाका पूरा इस एरिया को कवर करेंगे, तो उसमें जो अलग अलग चीज़ों की जो डाइवर्सिटी होगी, तो उसे गामा डाइवर्सिटी कहेंगे। तो इसका स्टेटमेंट यदि हम पढ़ेंगे जो बोल रहा है, यह अल्फा विविधता को समुदाय के मध्य प्रजातीय विविधताओं के संदर्भ में से संदर्भित करती है, वही बीटा जो है विविधता किसी समुदाय के भीतर विविधता को वो करती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिर वही सेकंड बोल रहा है, किसी क्षेत्र में गामा विविधता का अध्ययन बायोम के पैमाने पर किया जाता है। हाँ, बायोम देखें, बायोम के एक पर्टिकुलर खूब बड़ा सा जो रीजन होता है उसे कहते हैं बायोम, जिसमें हर तरह की चीजें पाई जाएंगी। तो ये भी जो है गामा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 1 एंड 2। एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है अल्फा डाइवर्सिटी दो समुदाय। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान, मैंने अभी आपको बताया था, बीटा में बताया था ना 2। आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है ये रॉन्ग है ये वाला स्टेटमेंट। तो पहला अलग क्योंकि यहाँ पे अल्फा की यहाँ पे बीटा कर दिया, बीटा को अल्फा इसमें स्टेटमेंट में कर दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा B2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज। तो
ये बोला है रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज और सब स्पीसीज जो है उनका नेचुरल हैबिटेट इनमें से कौन से प्लेस में दिखेगा। तो रोडोडेंड्रॉन क्या हो गया कि लार्ज जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो कि हिमालयन रीजन में, ठंडे वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं। कुछ कुछ उसमें बहुत कम ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो डेसिडुअस होते हैं कि पतझड़ जिनमें आता है। तो ये ज्यादातर ठंड वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो कंचनजंगा हो गया, तो आप जान रहे हैं कि ये हिमालयन के फुटहिल्स रीजन में पाया जाता है, तराई रीजन में, तो ये आएगा। फिर साथ ही साथ दूसरा ये सजने खाली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जो है इसमें नहीं आएगा। और वही नेक्स्ट जो बोल रहा है सिंगली लाल राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट हो गया नेउरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इसी पर्टिकुलर रीजन में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हमें इनको सीक्वेंस में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो अगर मगरमच्छ परियोजना की बात करें, यानी कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, इसको स्टार्ट किया गया था 1975 के अराउंड। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो इंडिया में क्रोकोडाइल का जो मास लेवल पे एक्सटेंशन चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए किया गया था। ये मेनली एलिगेटर जो है, घड़ियाल, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो इंडिया में पाया जाता है, और साथ ही साथ नॉर्मल जो क्रोकोडाइल होता है मगर, उसके उन तीनों के लिए चलाया गया था। तो इसका 1975 हो गया। फिर ये सॉरी मैंने बाघ के आगे लगा दिया, मगरमच्छ। फिर वही बाघ परियोजना की बात करें तो मुझे लगता है आपको पता होगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1972 के अंतर्गत आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसके अंत ये जो है स्पॉन्सर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और 1972 में ही हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था, उसी के बाद ही, उसी के साथ ही ये भी आया था। तो टाइगर रिजर्व जो जितने हैं उनको इसी के अंतर्गत लाया गया, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनका कैसे क्या होना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है, तो ये सब हो गया। तो इसका आंसर ये पहला दूसरा पता चल गया। फिर हमारा तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड जो है वो काफी रिसेंट का फिनोमेना है, ये 2009 में इनिशिएट किया गया था। फिर हाथी परियोजना की बात करें तो हाथी परियोजना 1992 में। ओके, तो अब इसको हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4, फिर 3। ठीक, तो इसका आंसर बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अरब लीग के बारे में बोल रहा है। अरब लीग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। हमारा पहला स्टेटमेंट, भारत अरब लीग के पर्यवेक्षण सदस्यों में से एक है। पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वर मेंबर, तो इंडिया इज वन ऑफ द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ अरब लीग। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट बोला है, यह अरब राष्ट्र के 22 सदस्य देशों की सैन्य गठबंधन, सैन्य गठबंधन मतलब कि मिलिट्री अलायंस। तो आपको लग रहा होगा मिलिट्री अलायंस के नाम पे आपके दिमाग में क्या आया होगा, हमारा नाटो। तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये जो है क्या कहते हैं, अरब लीग की बात करी जा रही है। तो ये मेनली जब ये बनाया गया था तो इसका जो चार्टर है ये 1945 में अडॉप्ट किया गया था। तो जो भी अरब स्पीकिंग लैंग्वेज कह रहे हैं, अरब लैंग्वेज स्पीकिंग अरबिक लैंग्वेज जो स्टेट्स थी, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, नॉर्थ यमन, तो उन्होंने अपना एक लीग को स्थापित किया था और इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में रखा था। ठीक है, कायरो में, इजिप्ट। तो और इंडिया के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। अगर इंडिया है, ब्राज़ील है, इरिट्रिया है, फिर वेनेजुएला है, तो ये सारे जो हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट में आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, वही दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कीट भक्षी पौधे, जो इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, उन पे पहला स्टेटमेंट उनके बारे में दिया है, इनमें प्रकाश संश्लेषण
तंत्र की कमी होती है और वे कीटों को फंसाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कि मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स पे। तो देखिए आपने यदि अगर कुछ एग्जांपल दूं, आपको पता होगा वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, उसका ऐसे कटोरी की तरह मुंह होता है, इसमें ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, कोई भी उसमें आता है तो उसको ऐसे ट्रैप कर लेता है। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप इसका नाम है। तो ये आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, मेनली बीच में रेड होता है लेकिन मोस्टली ग्रीन इसमें होता है। तो अब ग्रीन है तो क्लोरोफिल तो होगी, और क्लोरोफिल तो होगी तो फोटोसिंथेसिस तो होगी। अगर आप इसके गूगल पे पिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने हो सकता है देखा भी हो। तो पहला जो स्टेटमेंट है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आपका पहला गलत होता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इतना हमको पता चल गया, 2 तो कंफर्म सही होगा। जैसे बोला ये समानता पोषक तत्वहीन मृदा में से संबंध होते हैं। सही बात है, जब जमीन से उनको नहीं मिलेगी पोषक तत्व तो उनको जो है हिंसा करनी पड़ेगी। तो हिंसा किया इन्होंने। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर वही तीसरा हो गया, बटर बटर वर्टर वो सॉरी बटरवर्थ और नेपेंथेस। तो ये एक एग्जाम्पल है कीटभक्षी के। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। एक आप ये वीनस को भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 and 3, बटरवर्थ एंड नेपेंथीस। ये रट्टा मार लीजिए। फिर अपने हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये बात कर रहा है, ये कुछ हमें प्लांट की बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो कनेक्शन हुआ है वो सही है। तो पहला बात कर रहा है शुष्क द्रोभित यानी कि ट्रोपोफाइट। ठीक। तो वर्ष भर मृदा की प्रचुर नमी के प्रति अनुकूलित पौधे। ठीक। फिर दूसरा अधोभौमजल अधोभौमजल पौधे यानी कि ये बोला है प्रियाटोफाइट। तो गहरी जड़ प्रणाली वाला पौधा जो जल स्तर के निकट से जल अवशोषित करता है। फिर नेक्स्ट लवण लवण मृदोत्रिद, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, हेलोफाइट। तो ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट यानी कि पाला सहने वाले जो हैं पौधे होंगे। देखिए ये जो हेलोफाइट होते हैं, अगर मैं इन सब का थोड़ा-थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर देती हूँ, तो एक होता है जैसे ज़ीरोफाइट होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ड्राई हैबिटेट में, जो पानी जहाँ पे कम होता है, ठीक? एक हो गया हाइग्रो हाइग्रो से आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ये जो है ना, यदि आप देखें शुष्क ये जो ट्रोपोफाइट की बात कर रहा है, शुष्क भूमि की, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है ड्राई होगा, जहाँ पर पानी की कमी होगी। यहाँ पे बोल रहा है वर्षा की मृदा की प्रचुर नमी प्रति अनुकूल। तो आप जाने जब यहाँ पे नाम से ही इसको पता चल रहा है, तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा गलत ही होगा। तो पहला गलत होके इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है? इसमें हमको नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है, तो पहला इसका मतलब इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये अधोभौमजल, तो गहरी जड़ पर आपको समझ में आ रहा है इसके इस सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ जो कि गहरी जड़ प्रणाली के पौधों का जल स्तर के निकट जल अवशोषित। तो हाँ जी, ऐसा जिनकी जो बहुत ही रूट जो है डीप सिस्टम में रहे। आपकी कुछ जैसे आप देख रहे हैं एरिड रीजन में होता है कि लंबी-लंबी रूट वाले होते हैं कि वो नीचे आप जितनी ज़्यादा मिट्टी के नीचे जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा। तो मेन इनका पर्पस यही होता है। तो दूसरा तो हमारा सही है, दूसरा सही हो तो ये एक एलिमिनेट हो जाएगा आंसर में। फिर नेक्स्ट बोल रहा है लवण मृदो भूमि। तो देख रहे हैं ये सिर पैर की बात, लवण मृदो भूमि ऐसा होगा जिसमें जो है आपका जिसमें जैसे मतलब लवण हो यानी कि सॉल्टीनेस हो या फिर सलाइन प्लांट हो, सलाइन रीजन हो, तो ऐसा टॉलरेंट प्लांट को कहेंगे ये हेलोफाइट। ठीक। आप देखते हैं जो भी जैसे क्या कहते हैं आपको सुंदरबन डेल्टा है, तो वहाँ पर मरीन वाटर होता है। ठीक है? तो मरीन वाटर हो गया तो उसमें सॉल्ट होगी, लवण होंगे, तो उनको टॉलरेंट करने के लिए कुछ प्लांट जो बनते हैं वो हेलोफाइट में आते हैं। तो ये बोल रहा है पाला सहने वाले, तो ये तो आपको पता है, पाला सहने वाला कोई भी इसमें नहीं है। तो इसका ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा।
तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 एंड 3। आपको देखिए हिंदी में यहाँ पे अगर नहीं इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी पढ़ लीजिए, ये हमारे साथ बड़ा अच्छा रहता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस में भी कि आपको हिंदी वाला थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आपको सब पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है, कुछ-कुछ इंग्लिश में नहीं, और कुछ-कुछ हिंदी ऐसे होते हैं कि नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका मैं आंसर बताना भूल गई। सी 1 एंड 3। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।